आज जब 21वीं सदी में दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात होती है तो सारी की सारी विदेशों की हैं। ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज, हर यूनिवर्सिटी दूसरे देश में है और आज उनका एक नाम है, एक रुतबा है। और भारत की यूनिवर्सिटी फर्स्ट 400 में भी नहीं आती। लेकिन एक समय था जब दुनिया भर भारत के विद्या का राज था और पूरी दुनिया में भारत के विद्या का लोहा माना जाता था। दुनिया की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो यूनिवर्सिटी एशिया में सबसे बड़ी थी और सबसे पुरानी भी। इतनी सारी किताबें कि आपको यकीन नहीं होगा, इतना सारा ज्ञान, लेकिन वो सब कहाँ गया? वो सब कहाँ काल में समा गया? किसने खत्म किया? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की, जो भारत में हुआ करती थी और जिसका नाम था नालंदा। आज उसके गौरवशाली इतिहास को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी को किसने जलाया, क्यों जलाया और क्यों तहस-नहस किया गया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी हुआ करती थी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 19वीं सदी में उस यूनिवर्सिटी का पता फिर से किसने लगाया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ाया जाता था। और हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि अगर आज वो यूनिवर्सिटी होती और उसकी किताबें होती तो भारत का भविष्य कैसा होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। आज बात करने वाले हैं हम नालंदा यूनिवर्सिटी की, नालंदा विद्यापीठ की, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी, प्राचीन राजधानी राजगृह से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम नालंदा के पतन की। जी हाँ, कैसे नालंदा का पतन हुआ। दोस्तों, एक सनकी, खूनी, मूर्ति भंजक, पागल शासक ने उस यूनिवर्सिटी को जला दिया। जी हाँ, बख्तियार खिलजी, जो कि एक पागल शासक था, अपने आप को मूर्ति भंजक कहा करता था। ईस्वी सन 1193 में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे की एक कहानी बताई जाती है कि एक बार बख्तियार खिलजी को एक बीमारी हो गई और बीमारी का इलाज उसने बहुत सारे नीम हकीमों से करवाया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद एक यात्री जो कि नालंदा जा चुका था, वो बख्तियार खिलजी से मिलने पहुंचा तो बख्तियार खिलजी ने उसे मना कर दिया मिलने से, क्योंकि बख्तियार खिलजी बीमार था। लेकिन जब उसने विनती की तो बख्तियार खिलजी उस व्यक्ति से मिले। उस व्यक्ति ने बख्तियार खिलजी को बताया कि बिहार में नालंदा एक ऐसा विद्यापीठ है जहाँ के चिकित्सक आपको ठीक कर सकते हैं। वहाँ के चिकित्सक पंडित राहुल सिंह बद्र आपको ठीक कर सकते हैं। ये बात जानने के बाद बख्तियार खिलजी वहाँ पर गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी भारतीय पद्धति से बनी हुई दवाई नहीं खाऊंगा और मुझे काफिरों की दवाई नहीं चाहिए। और वो वहाँ से वापस आ गया। लेकिन उसके बाद राहुल श्री भद्र कुछ कुरानों के आयत को लेकर, पन्नों में लेकर वो उसके पास पहुंचे और उनसे कहा, इन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने उन आयतों को पढ़ना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद बख्तियार खिलजी की तबीयत अच्छी हो गई और उसका रोग दूर हो गया। लेकिन जब इस बात को ढूंढा गया कि बख्तियार खिलजी कैसे ठीक हुआ, तो ये पाया गया कि राहुल श्री भद्र ने दवाई का लेप उस कागज पर लगा दिया था और उसे पता था कि बख्तियार खिलजी जब पेज को पलटेगा तो अपने उंगलियों को थूक लगाएगा, और जिसके कारण वो दवाई खिलजी के पेट में गई और खिलजी ठीक हो गया। लेकिन खिलजी को ये बात मन ही मन खा रही थी कि इन काफिरों की दवाई से मैं ठीक हो गया। उसके मन में एक जलन की भावना पैदा हो गई कि ये लोग हमसे आगे कैसे हैं, इन लोगों के पास इतनी बेहतरीन चिकित्सा पद्धति कैसी है, इन लोगों के पास इतना बेहतरीन विद्यापीठ कैसा है, इन लोगों के पास इतना बड़ा वाचनालय कैसे है, इन लोगों के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया, इन लोगों का इतिहास कैसा है। ये सारी बातें उसे मन ही मन परेशान कर रही थी। और मूर्ति भंजक कहने वाला, खुद को इस्लाम का उपासक कहने वाला बख्तियार खिलजी एक रात वहां पर पहुंच गया और उसने उस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। दोस्तों, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि वो तो शांति का प्रतीक था और बौद्ध धर्म से प्रेरित था। वहां पर गौतम बुद्ध के अनुयायी ही बैठा करते थे। स्वयं आचार्य पंडित हर कोई गौतम बुद्ध का अनुयायी हुआ करता था। उस प्रांगण में हर जगह गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, जो स्वयं अहिंसा के उपासक थे। लेकिन बख्तियार खिलजी ने अपनी क्रूरता की सारे हदी पार कर दी। लगभग 1000 भिक्षुओं को मार दिया गया, लगभग 2600 टीचरों को मार दिया गया। लेकिन कुछ आचार्यों ने अपनी जान बचाई और कुछ पांडुलिपियों को लेकर वो वहां से भागने में कामयाब हुए और वो पहुंच गए तिब्बत। और उसके बाद बौद्ध धर्म तिब्बत में फला फूला। दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने जब वहां की लाइब्रेरी को आग लगाया तो वो लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। आप सोचेंगे कि लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस वक्त में जो भी लिखा जाता था वो ताम्रपत्रों पे लिखा जाता था या
पेड़ों की छाल पर लिखा जाता था जो मोटे मोटे होते थे और उनको जलने में समय लगा। दोस्तों वो लाइब्रेरी 9 मंजिला थी और 3 विभागों में विभाजित थी, जिनका नाम था रत्न सागर, रत्न रदी और रत्न रंजित। अब आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसी इमारत जहां पर लगभग 3 लाख किताबें थी, उसे जला दिया गया और वो धू धू करते 6 महीने तक जलते रहा। अगर नालंदा विद्यापीठ खुद को जिंदा पाता और वो चल फिर सकता तो शायद वो बचा लेता, लेकिन वो अपनी डूबी आंखों से सिर्फ अपना पतन देखते रहा। और बख्तियार खिलजी ने देखते ही देखते भारत का आने वाला भविष्य जला दिया। शायद वो ज्ञान आज हमारे पास होता तो न जाने हम कितनी उपलब्धियां हासिल कर लेते। दोस्तों इतिहास गवाह है कि भारत में आए विदेशी शासकों ने, विदेशी आक्रामकों ने भारत को बर्बाद किया है और भारत के गौरवशाली इतिहास को दबाने की कोशिश की है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद एक वीराना सा छा गया। वो प्रांगण जो कभी फूला फलता था वो वीराने में बदल गया, खंडर में बदल गया और धीरे धीरे धूल मिट्टी के अंदर दब गया। फिर आया 19वीं सदी का साल। 19वीं सदी में एक इंग्लिश व्यक्ति को एक डायरी मिली जो कि चीनी यात्री की थी। उस डायरी में लिखा था कि बिहार में नालंदा में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां लगभग 10,000 बच्चे पढ़ा करते थे और कम से कम 2700 टीचर्स वहाँ काम किया करते थे, आचार्य पढ़ाया करते थे। और वो आवासीय विद्यापीठ था, दुनिया का सबसे बड़ा, लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़े परिधि में वो यूनिवर्सिटी समाई हुई थी। आज के तारीख में भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है जो भारत में थी। अब इस अंग्रेज को रहा नहीं गया और ये उस स्थान पे पहुंचा नालंदा यूनिवर्सिटी को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो वहां खड़ा था तो उसे सब कुछ टीले की जैसा लग रहा था। जब उसने जमीने को उकेरा तो उसने देखा कि अंदर कुछ बना हुआ है और फिर वहां पर काम शुरू हुआ और 19वीं सदी में नालंदा विद्यापीठ को बाहर लाया गया। दोस्तों हुएन सांग जो कि एक चीनी यात्री थे, वो लिखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे पढ़ा करते थे, इस यूनिवर्सिटी में 2700 आचार्य पढ़ाया करते थे, इस यूनिवर्सिटी में एक आवासीय व्यवस्था थी, 300 कक्ष बने हुए थे, हर कक्ष में 35 बच्चे रहा करते थे। उसी प्रांगण में बच्चों के लिए कुआं बना हुआ था, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था थी, बच्चों के लिए अध्ययन करने की व्यवस्था थी और बच्चे दिए के नीचे बैठकर पढ़ सके इसलिए खिड़कियां बनाई हुई थी। इस प्रकार की पूरी बेहतरीन व्यवस्था नालंदा यूनिवर्सिटी में थी और बच्चों के लिए सब कुछ निःशुल्क था। लेकिन आज जैसा वहां पर वातावरण नहीं था कि किसी मंत्री का बच्चा है तो जाकर एडमिशन ले ले। वहां पर आपके बच्चे का एडमिशन उसके गुण दोष को देखकर किया जाता था। पूरी दुनिया से वहां बच्चे पढ़ने आते थे, फिर वो जापान हो, इंडोनेशिया हो, कंबोडिया हो, ग्रीक हो, भारत हो, भारत के कोने कोने से बच्चे वहां पहुंचते थे और 10 बच्चों में से 3 ही बच्चों का वहां पर सिलेक्शन होता था। एक साक्षात्कार लिया जाता था और उसके बाद ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पढ़ाया जाता था। दोस्तों वहां पर लगभग 108 विषय पढ़ाए जाते थे, अलग अलग भाषाओं में पढ़ाए जाते थे। दोस्तों नालंदा विद्यापीठ में वेद, वेदांत, सांख्य, चिकित्सा, योग अभ्यास, विज्ञान, धातु विज्ञान, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता था और हर अध्ययन के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए थे। अलग अलग भवनों में उसी विषय के बच्चे रहते थे जो एक ही विषय को पढ़ रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था नालंदा विद्यापीठ में की गई थी। दोस्तों वहां पर पढ़ने वाले कुछ बेहतरीन नाम अगर मैं आपको बताऊं, जिसमें नागा अर्जुन है, सीलभद्र है, गुणमती है, देवपाल है, ये सारे लोग वहाँ के बेहतरीन आचार्य हुआ करते थे और वहाँ का ज्ञान सारी दुनिया को एक उजाले की ओर ले जा सकता था, जिसे बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया। और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो मूर्ति पूजक थे और बख्तियार खिलजी को मूर्ति पूजक नहीं चलते, क्योंकि बख्तियार खिलजी का मानना था कि मूर्ति पूजक काफिर होते हैं और जो अल्लाह को नहीं मानता वो इंसान काफिर है, उसे मार दिया जाए। और आज भी इसी कंसेप्ट पे इस्लाम चल रहा है जो आने वाली दुनिया के लिए घातक हो सकता है। दोस्तों नालंदा विद्यापीठ को जिस प्रकार बर्बाद किया गया, ये कहानी सुनकर हमारा भी हृदय अंदर से तड़प उठता है। काश वो विद्यापीठ जिंदा होता, लेकिन अफसोस वो विद्यापीठ आज जिंदा नहीं है। दोस्तों 19वीं सदी में जब वहां पर उत्खनन किया गया तो उस विद्यापीठ को पूरे तरीके से बाहर नहीं निकाला गया, मात्र 5% बाहर आया था। लेकिन 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने उस जगह पर उत्खनन फिर से शुरू किया और आज पूरा का पूरा नालंदा प्रांगण जमीन के ऊपर है और उसको यूनेस्को का समर्थन हासिल है। अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी यूनेस्को की है और आज यूनेस्को उसको संभाल रहा है। इतना ही नहीं तो हमने नालंदा में एक नई यूनिवर्सिटी भी बनाई है उसी के तर्ज पर, लेकिन क्या वो यूनिवर्सिटी फिर से उस प्रकार फूल फल सकती है?
ये तो आने वाला कल ही बताएगा। अब हम जानेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 470 में, जो कि गुप्त साम्राज्य के राजा कुमार गुप्त ने की थी, जिनकी राजधानी राजगृह थी। 7वीं सदी में वर्धन साम्राज्य के राजा हर्षवर्धन ने उसका जीर्णोद्धार किया था, और 9वीं सदी में बंगाल के शासक पाल वंश के राजा देवपाल ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत सारा पैसा दिया हुआ था। दोस्तों, नालंदा में पढ़ने वाला हर बच्चा निःशुल्क पढ़ता था। उसके भोजन की व्यवस्था, उसके चिकित्सा की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके कपड़ों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती थी। और इसलिए उस यूनिवर्सिटी को 200 गांव दिए हुए थे, जिसके द्वारा उस यूनिवर्सिटी का भरण पोषण चला करता था। साथ ही राजा लोग दान दिया करते थे ताकि विद्वान लोग वहां पढ़ सके, बच्चे विद्वान बन सके और एक नए समाज का निर्माण कर सके। आज की तरह शिक्षा नहीं थी, वहाँ शिक्षा थी देने के लिए और बिना किसी मूल्य की शिक्षा दी जाती थी। आज तो हमारे देश में शिक्षा को धंधा बना लिया गया है। आज प्राइवेट स्कूल्स करोड़ों रुपए बच्चों से लेते हैं, धंधे के नाम पर बच्चों को लूटा जाता है, पेरेंट्स को लूटा जाता है। और इतना ही नहीं तो क्वालिटी एजुकेशन भी हमारे देश से खत्म हो चुका है। आज हमारे बच्चों के पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं बचा है। क्या हमारा गौरवशाली इतिहास सीख सीख कर नहीं कहता कि भारत, जो प्राचीन भारत जो समृद्ध हुआ करता था, वही आधुनिक भारत क्यों नहीं बन सकता? इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है और शायद इस दिशा में आने वाले समय में काम हो। दोस्तों, नालंदा के प्रांगण में एक संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर नालंदा में मिली हुई वस्तुओं को रखा गया है, जिसमें मूर्ति है, बर्तन है, टेराकोटा की गौतम बुद्ध की बनी हुई मूर्तियां हैं। साथ ही साथ उस जगह पर कुछ जले हुए चावल के दाने भी रखे गए हैं। दोस्तों, आप यकीन मानिए 800 सालों तक इस धरती पर राज करने वाला एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो आज इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है, उसको याद कर कर हमें कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन इस बात की भी प्रेरणा मिलती है कि आप फिर से भारत को वही गौरवशाली इतिहास, वही गौरवशाली परंपराएं, वही गौरवशाली समृद्धता नहीं मिल सकती क्या? इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है और भारत आने वाले समय में फिर से दुनिया का लीडर बन सकता है। इसके आसार नजर आते हैं। अगर आप नालंदा जाना चाहते हैं तो आप वहां ट्रेन, बस और प्लेन के रास्ते जा सकते हैं। राजगृह जाने वाली हर ट्रेन नालंदा होते हुए ही जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो महाजनपद थे बिहार में, जिनका सबसे बड़ा राज्य था मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह, वो आज भी स्टेशन के रूप में अवेलेबल है। हमारे देश का कोई भी इतिहास झूठा नहीं है, बस हमारे देश के इतिहास को दबाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता हो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।